पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? शासक कौन था? बताएं जल्दी से, कौन था भाई? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था भाई? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना, बहलोल लोधी था कि इब्राहिम लोधी था? क्यों भाई, इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बहलोल लोधी था, इब्राहिम लोधी था ना? चलिए, तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ध्यान से देखिए, अब लोधी वंश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका लोधी वंश है, लोधी वंश, ठीक ना? अगर हम लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? लोधी वंश का संस्थापक ये था आपका बहलोल लोधी, ठीक ना? ये आपका था बहलोल लोधी। या 1451 में जो है ना गद्दी पे बैठता है, यानी इसकी स्थापना 1451 में होती है। याद रखना, यह जो है 19 अप्रैल, ईयर आपको याद होना चाहिए। आप अगर डेट नहीं याद रख सकते तो ईयर कम से कम याद रखेंगे। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को, ठीक ना, बहलोल शाह गाजी, शाह गाजी, ध्यान देना, यह जब गद्दी पे बैठता है ना 19 अप्रैल 1451 को, तो बहलोल शाह गाजी के उपाधि से, ठीक ना, सिंहासन पर बैठता है, ठीक ना, के उपाधि से। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बहलोल लोधी गद्दी पर बैठता है तो वह कौन सी उपाधि धारण किया था, तब वह कौन सी उपाधि धारण किया था? ध्यान देना, बहलोल शाह गाजी के उपाधि से दिल्ली सिंहासन पर ही बैठता है, ठीक है, से दिल्ली सिंहासन पर बैठता है। क्लियर है? और एक चीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि दिल्ली पर, ध्यान देना, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह भी बहलोल लोधी को ही जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना, अफगान राज्य की स्थापना, स्थापना का श्रेय ये भी किसको जाता है? बहलोल लोधी को ही जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, दो के दोनों। ठीक है भाई, और कुछ क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, लोधी वंश में एक व्यक्ति है सिकंदर लोधी, नाम सुने हैं ना आप लोग, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी किस शहर की स्थापना करता है? सिकंदर लोधी किस शहर की स्थापना किया था, बताओ फटक से। सिकंदर लोधी किस शहर की स्थापना किया था?
आगरा। सिकंदर लोदी आगरा शहर की, ध्यान देना, स्थापना करता है, कब करता है? 1504 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई। 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान देना, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, मारा जाता है बाबर के हाथों से, ठीक ना भाई। इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इसी के बाद बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है ना। इसी के बाद बाबर जो है, क्योंकि लोदी वंश जो था ना, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का वंश यहीं से खत्म हो जाता है। बाबर जो है लोदी वंश को समाप्त करके ना, यानी दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, ठीक ना। तो याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जीत किसकी होती है? बाबर की। हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आपका यहां से बनता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? किसने बुलाया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए? नोट करना इसको भी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए पंजाब का एक शासक था, याद रखना, पंजाब के शासक आलम खां। पंजाब के शासक कौन थे भाई? आलम खां। आलम खां। ये आलम खां बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं, ठीक ना। यहां लिख लेना निमंत्रण, यहां निमंत्रण लिख लेना। आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक आलम खां ने दिया था। और एक चीज याद रखना, ये आलम खां था कौन? ये आलम खां इसी इब्राहिम लोदी के चाचा थे। इब्राहिम लोदी के कौन थे? चाचा थे, ठीक ना। आलम खां बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित करता है भाई, ठीक है ना। चलो, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एक भी पॉइंट इसमें से आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सब महत्वपूर्ण है, ठीक ना। सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये भी आपका, ये भी आपका, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं सबके सब लिखे पूछे गए हैं, ठीक ना। सुनिएगा, दिल्ली सल्तनत जो है ना भाई, ये दिल्ली सल्तनत आपका, दिल्ली सल्तनत, इस दिल्ली सल्तनत को अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत तो कभी कभी आपका आ जाता है सल्तनत ए हिंद, कभी कभी दिल्ली सल्तनत के स्थान पे लिखा शब्द ये भी मिल जाएगा, सल्तनत ए हिंद, या आपको मिल सकता है सल्तनत ए दिल्ली, सल्तनत ए दिल्ली। ये आपको याद रखना है, नहीं तो पता लगे आप भूल जाएं और आप समझ ही ना पाए हमसे पूछ क्या रहा है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें ना, तो दिल्ली सल्तनत जो था ये हमारे भारत में 1206 ईस्वी से लेके पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ना, 1526 तक। कहां तक? 1526 तक था। कब तक भैया? 1526 ईस्वी तक। यहां तक जो है ना, यहां तक ये दिल्ली सल्तनत था। क्लियर है ना। कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो याद रखना 5 राजवंशों ने शासन किया था इस पे, 5 राजवंशों ने।
क्लियर ना? कौन कौन क्रम से आपको बताना है, कौन कौन से क्रम से आपको बताना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो आपको याद हो जाए याद कर लेना। दो मैं बताता हूं, दोनों में से जो आपको याद हो जाए याद कर लेना, ठीक है ना? पहला नंबर, गुलाब खिले तो तोड़ लो, वेरी गुड, ये भी सही है, ये भी सही है। आप अपने हिसाब से बना डालो, कुछ भी बना डालो, ठीक ना भाई? ट्रिक ध्यान से देखो, क्या लिखना है आपको। गुलाब खिले, गुलाब खिले, देखो मैं एक शब्द इसमें शामिल कर रहा हूं, इन्होंने जो ट्रिक बताया है मैं उसकी जगह पे दूसरा लिख रहा हूं, बाकी आप याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक ना? मैं यहां लिख रहा हूं गुलाब खिले तुमसे लोदी, या जैसे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया गुलाब खिला तो तोड़ लो, ठीक है भाई? तोड़ लो, दोनों से आपके वही शब्द आएंगे, ठीक ना? दोनों से आपके वही शब्द आएंगे, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो कौन सा है पहले, गुलाब कौन सा है भाई? गुलाब है ना, तो सबसे पहले कौन सा था? गुलाम वंश, गुलाम वंश। देखो खा है ना, खी लिखा हुआ है, खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश। अब ध्यान देना, फिर आपका कौन सा लिखा हुआ है? तू लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें देखिए इन्होंने तो लिखा है, मैंने सीधा लिख दिया है तुम, तो यानी तू लिखा है तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है ना? तुगलक वंश। अब उसके बाद क्या है? से है, यानी आपका सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। आगे चले तो लोधी है, तो सीधा लिख देना लोधी वंश। ये आपके बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं, ठीक ना? इन पांच राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया हुआ है। क्लियर है ना भाई? इन पांच राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया हुआ है, ये आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक था, तो याद रखना 1206 से स्टार्ट होता है, 1290 तक चलता है। खिलजी वंश की बात करें तो ये 1290 से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? 1320 तक, 1320 तक। और तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से चलता है 1414 तक। और सैयद वंश की बात करें, ये 1414 से स्टार्ट होता है, 1451 तक चलता है। और लोधी वंश की बात करें, 1451 से स्टार्ट होता है, कहां तक भैया? 1526 तक, क्योंकि 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, 1526, ठीक है? 1526। अब एक चीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन यहां से और बनाया जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का या किस वंश का शासन सबसे अधिक दिनों तक था? किसका शासन सबसे अधिक दिनों तक था? ध्यान देना, इसमें सबसे अधिक किसका है, टाइम पीरियड लिखा हुआ, आप उसे चेक कर लीजिए। तुगलक का, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना? सबसे लंबा शासनकाल इसी का है। अब यहाँ पे, यहां से आप कम का भी बता सकते हो, ठीक ना? आप चेक कर लेना इसमें कम कौन है, अब आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट जो था मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना? अब ध्यान देना, जो गुलाम वंश है ना भैया, गुलाम वंश, इसको जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना? कुतुबुद्दीन था। खिलजी का कौन था? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये था। तुगलक वंश का कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक था, ऐसे ध्यान देना, ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक ये था। सैयद वंश का कौन था? खिज्र खां,
कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां। और लोदी वंश का कौन था आपको पता है? लोदी वंश का आपको पता है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ठीक ना भाई, बहलोल लोदी। अगर इसका आपको अगर ट्रिक बनानी होगी ना तो आप बना लेना, ट्रिक आपसे बन जाएगी। मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपसे याद हो जाए तो कर लेना। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसके जो संस्थापक थे उसकी बात करूं, अगर मैं उसके लिए ट्रिक लिखूं तो ऐसे आप बना सकते हो। देखो, शायद आपको याद हो जाए। कुत्ता जल गया, कुत्ता जल गया। बाद में फिर आपका दो याद कर लेना, खिज्र खां और बहलोल लोदी। ठीक ना? ठीक ना? या आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं चलो एक शब्द में लगा देता हूं अपने से, कुत्ता जल गया खा लो। ठीक ना? कुत्ता जल गया खा लो। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद देखो, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, ठीक है ना। उसके बाद गयासुद्दीन, गयासुद्दीन। खा से खिज्र, खा से खिज्र, हल्ला से लोदी, ला से लोदी। अगला प्रश्न है आप लोगों का, गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? गरसुप्पा जलप्रपात, गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? किस नदी पर है? वेरी गुड, शरावती। कौन सी नदी है भैया? शरावती। अगर मैं आपसे बात करूं किस राज्य में है तो शरावती नदी हो गई, ठीक है। अगर मैं राज्य की बात करूं तो कर्नाटका। बहुत अच्छे, कर्नाटका राज्य में है, ठीक ना, कर्नाटक। ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो, जैसे शरावती लिखा हो तो कह सकते हैं इसको शरारती। जो शरारती होते हैं ना वही नाटक करते हैं, ठीक है ना। जो शरारती होते हैं वही नाटक करते हैं। यानी शरावती नदी कर्नाटक में है, याद रख लेना है। गरसुप्पा जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पे बना हुआ है, ठीक ना। कहाँ बना हुआ है? शरावती नदी पे, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, इसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। पहला नंबर तो, इस गरसोप्पा को जोग भी बोला जाता है, जोग जलप्रपात। और एक नाम और है महात्मा गांधी, आपको पता होगा इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी भी रख दिया गया है, पता है ना, महात्मा गांधी। तो यह तीनों में से कोई भी आएगा, समझ जाना कि एक ही जलप्रपात है। या तो आप जोग जलप्रपात बोलो, महात्मा गांधी जलप्रपात बोलो, या गरसुप्पा जलप्रपात बोलो, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना भाई। दूसरी चीज यह ध्यान देना, चौड़ाई की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात है ये जो है ना, चौड़ाई के दृष्टि से, चौड़ाई के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें ना, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है गरसोप्पा की? इसकी ऊंचाई आपकी समथिंग जो है 253 मीटर, समथिंग 253 मीटर, 254 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, अच्छा, चौड़ाई, चौड़ाई की दृष्टि से, अगर चौड़ाई की दृष्टि से है तो जरा मुझे आप बता सकते हैं आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आयतन की दृष्टि से बता दे तो। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, भारत में ही सबसे बड़ा, आयतन की दृष्टि से ही भारत में ही बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। शिव समुद्रम का नाम सुने हैं आप लोग? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है ये शिव समुद्रम?
तमिलनाडु में है। हाँ, किस राज्य में है बताना भैया। शिव समुद्रम ये आपका, पहले राज्य बता दो। नदी की बात करते हैं तो किस नदी पे है? नदी तो आपका कौन सी है? कावेरी नदी है ना। नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। अगर राज्य की बात करें तो ये भी ध्यान देना कर्नाटक में ही है। ये भी आपका कर्नाटक राज्य में ही है। यानी कर्नाटक राज्य में आपके दो जलप्रपात फेमस हैं, एक चौड़ाई की दृष्टि से गरसोप्पा और एक आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम। क्लियर है ना? दोनों को आपको याद रखना है, दोनों को आपको याद रखना है। अगर मैं सिंपली ऐसे पूछूं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो क्या बताओगे? ऊंचे की दृष्टि में, ऊंचाई की, भारत का सबसे ऊंचा, जैसे मैंने हाइट लिखा है ना 253, अगर इस ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखें ना तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, नहीं भैया गरसोप्पा नहीं है, गरसोप्पा नहीं है। कुंचिकल जलप्रपात है, याद रखना। कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात है ऊंचाई के दृष्टिकोण से सबसे ऊंचा। ठीक ना? याद ध्यान देना, वराही नदी पे बना है। कौन सी नदी पे? बराही नदी पे। ठीक ना? इस नदी पे बना हुआ है ये जलप्रपात। ठीक ना? ठीक ना भैया? और ये भी कहाँ है? ये कहाँ है? ये भी आपका कर्नाटक में ही है। ये भी कहाँ है? देखो तीन के तीनों बड़े कहाँ है? तीन के तीनों कर्नाटक में ही है। ठीक है ना? कर्नाटक के शिमोग जिला में है, ये शिमोग जिला में है, कर्नाटक में ही है, बराही नदी पे। इसकी ऊंचाई की बात करें ना, अगर हम लोग इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 455 मीटर है। कितनी भैया? 455 मीटर ऊंचा है यह जलप्रपात, या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? देखो भाई, अब आपको मैं जलप्रपात का नाम बोलता हूं, आप बताओ किस नदी पे है और किस राज्य में है। दूध सागर, दूध सागर ये आपका जलप्रपात है। ठीक ना? ये बताओ ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये याद रखना, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक के जो है ना सीमा पे है। पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा, ठीक है, की सीमा पर है ये। क्लियर ना? नदी कौन सी है? याद रखना, मांडवी नदी। मांडवी नदी, ठीक ना? ये आपको याद रखना। दूध सागर, धुआंधार, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। धुआंधार, धुआंधार ये कहाँ है? ये याद रखना आपका जबलपुर में है। जबलपुर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पे। अच्छा, नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, गुजरात की जीवन जीवन रेखा कौन सी कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को ही बोलते हैं। ठीक ना?
एक मिनट। लैंडसिंग, लैंडसिंग ये जलप्रपात कहाँ है? ये है एक जलप्रपात, इसके साथ में और है नोह कालिकाई। ये एग्जाम में पूछा गया अब की बार एनटीपीसी में। नोह कालिकाई, नोह कालिकाई ये कहाँ है? ये दो को दोनों ध्यान देना एक ही स्टेट में है, ठीक ना। ये दो को दोनों जो है ना एक ही स्टेट में है, मेघालय में है। ये बहुत छोटे हैं, ठीक ना, मेघालय में है। एक आपको इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, हुंडरू, हुंडरू, हुंडरू ये किस स्टेट में है? हुंडरू कहाँ है भैया? ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड में पड़ता है स्वर्ण रेखा नदी पे ना, स्वर्ण रेखा नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी पे पड़ता है ये। दूध सागर भैया, जो दूध सागर जलप्रपात है ना, दूध सागर जलप्रपात, ये ध्यान देना ये पश्चिमी घाट में, ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे बिल्कुल। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। इसी नदी पे ये दूध सागर जलप्रपात है, ठीक ना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? साइंस से क्वेश्चन है आपका, मोनाजाइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तो किसका है भाई ये? किसका है? थोरियम का। वेरी गुड। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मैं कुछ अयस्क लिखूंगा, तत्व लिखूंगा, आपका अयस्क बताना है किस तत्व का अयस्क है। जैसे इसमें मोनाजाइट का मैंने पूछा ना, मोनाजाइट तो ये आपका थोरियम एक तत्व है ना, ऐसे ही मैं और अयस्क लिखता हूं, आपको बताना है किस तत्व का है वो, ठीक ना। किसका अयस्क है फटाफट आप लोग बताइएगा। पहला सबके सब इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान से सुनना। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी इसका फार्मूला क्या है? CaCO3, ये आपको याद रखना है। जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों की बात करें ना, ये किसका अयस्क है, दोनों की बात करें, देखो इसमें क्या लगा है? CaCa। आप आराम से पकड़ सकते हो किसका है। अगर ये चीज आपको मालूम हो जाए ना, अगर इसका जो केमिकल फार्मूला है ये आपको मालूम रहे ना, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। CaCO3 देखो इसमें Ca दोनों में कैल्शियम का होता है। किसका होता है भैया? ये कैल्शियम का, ठीक है ना। किसका होता है? कैल्शियम का। दूसरा देखो, ये ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये बॉक्साइट का होता है Al2O2H2O। ये किसका होता है भाई? ध्यान दो, Al है ना, अर्थात क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अगर ये आपका जो केमिस्ट्री फार्मूला है इसका ना, ये अगर आपको याद रहे ना रासायनिक फार्मूला, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं इसको।
और ध्यान देना, अगर मैं आपसे बात करूं गैलेना का, तो गैलेना का जो फार्मूला होता है पीबीएस होता है, पीबीएस होता है। या किसका एस होता है? सीसा का। देखो पीबी लगा हुआ है ना, पीबी किसका होता है? सीसा का, सीसा का, ठीक है ना। किसका एस होता है? सीसा का होता है ये, ठीक है ना। ऐसे में आपसे बात करूं सिनेबार, सिनेबार, सिनेबार का जो फार्मूला होता है वो होता है ए जी एस। अब बताओ ए जी लगा हुआ है ना, आप आराम से पकड़ सकते हो, ठीक ना। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप लगेगा, एच जी होता है ना आपका, एच जी मरकरी, कुछ मिस्टेक? सही है भाई, यहाँ पे एच जी एस होता है। अभी मुझे भी याद आया, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया बुक में, बट एजीएस लिखा हुआ जहां से मैंने इसको नोट किया था, ये एच जी एस होता है, ठीक नहीं। हाँ, एच जी एस होता है, ठीक ना, एच जी एस होता है, राइट है ये। चलो, हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है सबसे। अब ये उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था ना, उसी टाइम पे सही हो जाता है। चलो, हेमाटाइट, आपका हेमाटाइट होता है ना, हेमाटाइट, इसके फार्मूले की बात करें ना, तो देखो Fe2O3। अब देखो Fe लिखने के बाद आप आराम से बता सकते हो किसका होता है। Fe किसका होता है? लोहे को होता है ना, तो आप बता सकते हो कि लोहा का होता है। क्यों भाई? बस आप ये इसका रासायनिक फार्मूला याद कर लो, बस दो दो चीज आपको याद हो जाएंगी। समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? बताएं, समझ में आ रहा है? यहीं देखो, जो हेमेटाइड है, यहीं पे एक आपका आता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसका फार्मूला होता है आपका Fe3O4। अब ये भी लोहे का होता है, Fe लगा हुआ है। और एक होता है आपका आयरन पायराइड्स, एक और आपका होता है, देखो इसमें तो ऑलरेडी आयरन लगा हुआ है, इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन लगा हुआ है। आयरन यानी लोहे का ही होता है, ठीक ना। तो जिसमें नाम आ जाए ना उसको तो टिक ही कर देना कि इसी का अयस्क होता है। अब जिसमें नहीं आया मैं उसी को ज्यादा लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई। जिसमें नाम नहीं आया है मैं उसी को लिख रहा हूं। एक मैंने लिख दिया कैल्शियम, देखो कैल्शियम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कैल्शियम का ही हो जाता है अयस्क, ठीक ना। बस ऐसे आपको पकड़ लेना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या भाई? यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक लिख दिया? सही है, सही है। यहाँ मैंने टाइट लिखा हुआ ना, क्योंकि एक इससे मिलता जुलता आता है सब। देखो कौन सा, ये आता है आपका मैग्नेसाइट, जहां टाइट लिखे हो ना वहां पे साइट लिखा हुआ आता है, ये आपको याद रखना। ये Mg होता है, MgCO3 होता है। अब आपको Mg देख के पता चल रहा होगा किसका अयस्क है, किसका अयस्क है भाई? अब आप लोग फटाफट बता दो, Mg देख के पता चल रहा है किसका अयस्क है? बताओ जल्दी से। डोलोमाइट, डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका MgCO3 और CaCO3। अब दोनों में देखो आपका Mg लगा हुआ ना, यहाँ पे Mg लगा हुआ, सीधा लिख दो मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है भैया? मैग्नीशियम का होता है, क्योंकि Mg लगा हुआ है। यही तो होता है ना मैग्नीशियम, Mg। आराम से आप बता सकते हो। अगर हम आपसे बात करें बोरेक्स का, बोरेक्स का Na2B4O7 10H2O, 10H2O। अब यहां से देखो आप आराम से बता सकते हो। बोरेक्स भले भी ना पता हो किसका है इसका, लेकिन यहाँ फार्मूला अगर पता है, देखो सोडियम लिखा हुआ है, Na किसका होता है? सोडियम का होता है। आराम से बता सकते हो, आराम से बता सकते हो।
ये आपकी पढ़ने की ट्रिक है, ये पढ़ने का। अगला प्रश्न है आपका, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? का गठन कब हुआ था? बताएं, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? राइट आंसर दें आप लोग, कब हुआ था? बहुत अच्छे, 1942 में हुआ था, ये तो सही है। किसने किया था? किसने किया था भाई? किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने किया था, कमेंट करें। चलो मैं बता देता हूं, सुभाष चंद्र बोस। जितने लोग बता रहे हो सबका गलत है, रास बिहारी बोस ने किया था। सिर्फ एक व्यक्ति का सही है बस, रास बिहारी बोस। ठीक है। आजाद हिंद फौज का जो गठन है ना, रास बिहारी बोस ने किया था। और कहां किया था भैया? कहां किया था मालूम है? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में किया था इन्होंने इसका गठन। ठीक है ना। और जो आप लोग सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं ना भैया, तो ध्यान देना, आजाद हिंद सरकार, ठीक है ना, आजाद हिंद सरकार, इसका गठन हुआ था 21 अक्टूबर 1943। वेरी गुड, 1943। और फॉरवर्ड ब्लॉक इसका गठन हुआ था 1 मई 1939। बहुत अच्छे, 1 मई 1939। इन दोनों का गठन आजाद, ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन दोनों का गठन जो है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्लियर है ना? कंफ्यूज मत होना इसके बाद। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस, जबकि आजाद हिंद सरकार और फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन ना, ये सुभाष चंद्र बोस किए हैं। कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। और एक चीज ध्यान देना यहां से, जो ये आजाद हिंद फौज है ना, जो इसके गठन का विचार है ना, के गठन का विचार, के गठन का विचार सर्वप्रथम, ध्यान देना, सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? किसके मन में आया कि आजाद हिंद फौज का गठन करना है? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, मोहन सिंह, ठीक ना, ये हुआ था। क्लियर है ना? और अगर अच्छा, ये जो आपका आजाद हिंद सरकार है ना, इसका गठन भैया सिंगापुर में हुआ था। कहां हुआ था? सिंगापुर में। जबकि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, ये रामगढ़ में हुआ था, ये याद रखना है। ठीक ना। चलो, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेट के एग्जाम में पूछा गया, जो आपके पेट के एग्जाम में पूछा गया, 1939 लिखा हुआ है ना, पेट के एग्जाम में पूछा गया 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक ना भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53 नंबर का अधिवेशन हुआ था, 53वां अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? कहां हुआ था? ध्यान देना, यह अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी। कहां हुआ था? त्रिपुरी, जबलपुर में। त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था। ठीक ना। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे भैया? सुभाष चंद्र बोस। और आपके एग्जाम में क्या पूछा? पेट के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में पूछा
कि 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया ना, इनके इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना कौन था 1939 में? बताएं कौन बना था भैया? डॉक्टर कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। पेट का एग्जाम अभी दे के आए हो फिर भी आपको याद नहीं है, ठीक ना? ध्यान रखना। इसकी जो विशेषता है ना, इसकी जो विशेषता में यही याद रखना। पहले नंबर चीज इसमें ध्यान देना, प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए प्रथम बार क्या हुआ? चुनाव हुआ। पद के लिए मतदान हुआ, ये पहली विशेषता थी। और मतदान में इन्होंने, ध्यान देना, ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ये भी मिला था, पट्टाभी सीतारामैया। ध्यान देना, पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पट्टाभी सीतारामैया को हरा के ये जो है ना बने थे, को हरा कर। क्लियर है ना? सेकंड इनकी जो विशेषता थी, ये तो पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता थी सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और इनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान लिख लेना यहां पे, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। नोट कर लेना। क्लियर है भाई?